नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के तीसरे एडिशन से राज्य व्यवस्था सेक्शन के टॉपिक 10 और 11 पड़ोसी देशों की राज्य व्यवस्था और विविध से संबंधित दिए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों सभी प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों राज्य व्यवस्था सेक्शन में अभी तक हमने कुल 9 टॉपिक में 429 प्रश्नों को कवर कर लिया था और दोस्तों ये हमारा 10वां टॉपिक है पड़ोसी देशों की राज्य व्यवस्था। और दोस्तों इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 430 प्रश्न से। दोस्तों हमारे पास सामने प्रश्न है, वर्ष 1987 में भारतीय शांति सेना को किस पड़ोसी देश में भेजा गया था? वर्ष 1987 में भारतीय शांति सेना को किस पड़ोसी देश में भेजा गया था? दोस्तों आंसर है इसका श्रीलंका में। श्रीलंका में भारतीय शांति सेना को वर्ष 1987 में श्रीलंका में भेजा गया था। इसका गठन 1987 के भारत श्रीलंका समझौते के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य लंकाई तमिल उग्रवादी समूह लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्लम लिट्टे और श्रीलंकाई सेना के बीच गृह युद्ध को समाप्त करना था। इस वर्ष श्रीलंका में लोकतांत्रिक द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का निर्माण करते हुए एक नया संविधान अपनाया गया था। दोस्तों आंसर है इसका 1978 में। वर्ष 1978 में श्रीलंका के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य का संविधान 7 सितंबर 1978 को नेशनल स्टेट असेंबली द्वारा मूल घोषणा के बाद से श्रीलंका के द्वीप राष्ट्र का संविधान रहा है। श्रीलंका के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य का संविधान 7 सितंबर 1978 को नेशनल स्टेट असेंबली द्वारा मूल घोषणा के बाद से श्रीलंका के द्वीप राष्ट्र का संविधान रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों 432वां प्रश्न, नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया था? 2015 में। नेपाल संविधान के अनुसार शासित है जो 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ। नेपाल का संविधान 35 भागों 308 अनुच्छेदों और 9 अनुसूचियों में विभाजित है। ये आप जरूर याद रखें। श्रीलंकाई संसद में कितने सदस्य मौजूद हैं? आंसर दोस्तों इसका 225। 225 श्रीलंका में 225 संसद सदस्य हैं। निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? दोस्तों आंसर है इसका इस्कंदर मिर्जा। इस्कंदर मिर्जा। इस्कंदर अली मिर्जा एक पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल और 1956 में चुने गए पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? चीन में। चीन में। चीन में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। चीन की अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई नेशनल पीपुल कांग्रेस 2980 सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी विधायिका है। चीन में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। चीन की अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई नेशनल पीपुल्स कांग्रेस 2980 सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी विधायिका है, संसद है। अगला प्रश्न है 436वां प्रश्न, बांग्लादेशी संसद की अधिकतम सदस्यों की कुल संख्या डैश है? आंसर है इसका 350। 350। वर्तमान बांग्लादेश संसद में 350 सीटें हैं। वर्तमान बांग्लादेश संसद में 350 सीटें हैं। पाकिस्तान का गठन कब से प्रभाव में आया? दोस्तों आंसर है इसका, दोस्तों एसएससी ने अपना उत्तर 1973 माना है, परंतु पाकिस्तान का तो जो गठन है वो भारत के साथ ही मतलब कर दिया गया था उसी वक्त। तो आंसर दोस्तों इसका 1956 में। 1956 में जब भारत और पाकिस्तान विभाजित हुए थे तो जो पाकिस्तान है इसका गठन 1956 में किया गया था। और हमें इसकी व्याख्या दी गई है कि 9 सालों के प्रयास के बाद पाकिस्तान एक संविधान बनाने में सफल रहा। 9 सालों के प्रयास के बाद पाकिस्तान एक संविधान बनाने में सफल रहा। संविधान सभा ने इसे 29 फरवरी 1956 को अपनाया। तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो है तो पाकिस्तान ने अपना संविधान बनाया, तो 1956 में इसको अपने संविधान के साथ पाकिस्तान का गठन कर दिया था 29 फरवरी 1956 को। और 23 मार्च 1956 को इसे लागू किया गया था, जिसमें पाकिस्तान को एक इस्लामी गणराज्य घोषित किया गया। पाकिस्तान का तीसरा संविधान 23 मार्च 1973 को लागू किया गया था। तो पाकिस्तान का दोस्तों ये तीसरा संविधान बना था, तो इसके अकॉर्डिंग ये 1973 इसका आंसर एसएससी ने माना है।
अगला प्रश्न है, नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? दोस्तों आंसर है इसका 7। नेपाल के संविधान की अनुसूची 4 के अनुसार 20 सितंबर 2015 को नेपाल प्रांतों का गठन किया गया था। 7 प्रांत मौजूदा जिलों को समूहीकृत करके बनाए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन बांग्लादेश के या कि सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री थे? दोस्तों आंसर है इसका शेख हसीना। शेख हसीना वाजेद को 6 जनवरी 2009 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया था और वे देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों आगे हमारे पास विविध से संबंधित प्रश्न, और दोस्तों ये हमारा अंतिम टॉपिक है राज्य व्यवस्था सेक्शन में 11वां टॉपिक 440वां प्रश्न है, निम्न में से सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? निम्न में से सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? दोस्तों आंसर है इसका कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय 2 जुलाई 1862 को दोस्तों गठित किया गया था और ये भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसका पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र है। मद्रास उच्च न्यायालय 15 अगस्त 1862 को और बॉम्बे उच्च न्यायालय 14 अगस्त 1862 को गठित किया गया था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को गठित किए गए थे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालयों के संगठन और शक्तियों के बारे में बताते हैं। 441वां दोस्तों प्रश्न दिया गया है, कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के कितने सदस्य हैं? 75। आंसर दोस्तों इसका 75। वर्ष 2022 तक 28 में से 6 राज्यों में एक राज्य विधान परिषद है। ये है कर्नाटक 75, आंध्र प्रदेश 58, बिहार 75, महाराष्ट्र 78 और तेलंगाना 40 और उत्तर प्रदेश के हैं 100। तो दोस्तों ये 6 राज्य है कुल जिनमें राज्य विधान परिषद है 2022 तक। विधान परिषद के अध्यक्ष डैश होते हैं? दोस्तों आंसर है इसका विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित। राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधान परिषद के सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण के बारे में बताता है। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना के बारे में बताते हैं। विधान परिषद के एक सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है, जिसमें से 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवा से निवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, भारत की जनगणना के कोडिंग सम्मेलन के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितने अंकों के कोड का उपयोग किया जाता है? तो प्रयुक्त कोडिंग परिपाटी राज्य कोड 2 अंक, जिला कोड 3 अंक, उप जिला कोड 5 अंक और ग्राम कोड 6 अंक। प्रयुक्त कोडिंग परिपाटी है दोस्तों राज्य कोड दिखाने के लिए 2 अंक, जिले के कोड दिखाने के लिए 3 अंक, उप जिला कोड 5 अंक और ग्राम कोड में 6 अंक दर्शाए जाते हैं। 444वां प्रश्न है दोस्तों, उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश डैश की आयु में सेवानिवृत्त होता है? 62 वर्ष। आंसर है दोस्तों इसका 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए है 65 वर्ष है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तों से संबंधित है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 445वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, भारत में पहला भाषाई राज्य कब स्थापित हुआ था? 1953 में। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश था, जो मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी उत्तरी भागों से बना था। राज्य स्थापना से संबंधित समितियां हैं। धर आयोग इसके अध्यक्ष थे SK धर 1948 में और JVP समिति 1948 में, फजल अली आयोग 1953 में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? दोस्तों आंसर इसका मध्य प्रदेश में। भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी का उच्चतम प्रतिशत मध्य प्रदेश में है। इसके बाद उड़ीसा का स्थान है। मिजोरम 94.4% और लक्षद्वीप 94.8% में जनजातीय आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का न्यूनतम अनुपात है। भारत में जनजातियों की कुल जनसंख्या 8.6% है। भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है।
दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न 447वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकार यानी कि स्वीकृत किया गया था। राज्य का प्रतीक अशोक के सारनाथ सिंह राजधानी का एक रूपांतरण है। आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की सदैव विजय ही होती है। उपनिषदों के एक भाग मुंडको उपनिषद से इसे लिया गया है सत्यमेव जयते को। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार निम्न में से किसके पास निवर्सियत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार निम्न में से किसके पास निर्वसियत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार है? दोस्तों दिए गए हमारे पास ऑप्शन है उसके माता पिता का, उसके पिता के कानूनी उत्तराधिकारी का, या उसके पति के कानूनी वारिस का, या उसके पति का। तो दोस्तों आंसर है इसका उसके पति का, के पति का। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार निवसियत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पति का पहला अधिकार होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के बीच निवसियत या अनिच्छुक उत्तराधिकार से संबंधित कानून में संशोधन और संहिताकरण के लिए अधिनियमित किया गया है। बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है। यह कब लागू हुआ था? वर्ष 2010 में। वर्ष 2010 में। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है जो 2010 में लागू हुआ था। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है और प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मानदंड निर्दिष्ट करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे संबंधित मामलों के लिए अधिनियमित करने के लिए एक अधिनियम था? दोस्तों आंसर है 1956 में। 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं का एक प्रमुख सुधार था जो उन्हें भाषाई आधार पर व्यवस्थित करता था। सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया था। अदालतों की अवमानना अधिनियम को अदालतों की अवमानना को दंडित करने और उनके संबंध में उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कुछ अदालतों की शक्तियों को परिभाषित करने और सीमित करने के लिए पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियम जो है ये पारित किया गया था? दोस्तों आंसर इसका वर्ष 1971 में। वर्ष 1971 में। न्यायालयों की अवमानना अधिनियम 24 दिसंबर 1971 को पारित किया गया था। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को अदालत की अवमानना के लिए किसी को दंडित करने की शक्ति दी गई है। भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका 1961 में। भारत में दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित किया गया था। दहेज निषेध अधिनियम का घोषित उद्देश्य दहेज की प्रथा को प्रतिबंधित करना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था? दोस्तों आंसर इसका घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 को 2003 में पारित किया गया था। 2003 में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? 1955 में। नागरिकता अधिनियम 1955 में भारत में पहली बार पारित हुआ। यह विधेयक संविधान के लागू होने के बाद जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र के निगमन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान करता है। भारत में नागरिकता संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 भाग 2 के द्वारा शासित है। भाग 2 में दोस्तों दिया गया है नागरिकता के बारे में, जो कि आपके अनुच्छेद 5 से 11 तक।
सूचना का अधिकार अधिनियम डैश सरकारी जानकारी के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य है। दोस्तों आंसर है इसका 2005 का दोस्तों ये अधिनियम बनाया गया था सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य करता है। सूचना के अधिकार में निम्नलिखित का अधिकार शामिल हैं: कार्यों का, दस्तावेजों का, अभिलेखों का निरीक्षण करना। भारत में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी कि पॉक्सो अधिनियम डैश बच्चे के हितों की रक्षा करते हुए यौन हमला, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक कानून है। दोस्तों आंसर है इसका 2012। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित है जिन्हें बच्चे के रूप में समझा जाता है। सप्तपदी अनुष्ठान पूरा होने पर डैश विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है। सप्तपदी अनुष्ठान पूरा होने पर डैश विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है। दोस्तों आंसर है इसका हिंदू विवाह अधिनियम 1955। सप्तपदी अनुष्ठान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के पूरा होने पर विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य हिंदू और अन्य लोगों के बीच विवाह से संबंधित कानून में संशोधन और संहिताकरण करना था। हिंदू विवाह अधिनियम डैश में अधिनियमित किया गया था। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बनाया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में बनाया गया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बनाया गया था। वर्ष 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया था। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था। अगला प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रख रखाव और कल्याण विधेयक 2007 द्वारा निर्धारित माता पिता को बच्चों द्वारा दे रुपये डैश की मासिक रख रखाव राशि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रख रखाव और कल्याण संशोधन विधेयक 2019 द्वारा हटा दी गई थी। आंसर है दोस्तों इसका 10,000 रुपये। यहाँ पे दोस्तों 10,000 रुपये आपका फिंग द ब्लैंक्स में भरा जाएगा। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण विधेयक 2007 द्वारा निर्धारित माता पिता को बच्चों द्वारा दे 10,000 रुपये की मासिक भरण पोषण राशि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण संशोधन विधेयक 2019 द्वारा हटा दी गई थी। हम भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष डैश को संविधान दिवस मनाते हैं। दोस्तों आंसर है इसका 26 नवंबर को। हम भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं और ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है दोस्तों आपको वो बताना है कथन। तो दोस्तों हमें कथन दिए गए हैं कि राज्य को धर्म के मामलों में कोई कानून बनाने से रोकता है। दूसरा, इसके निर्माताओं ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मॉडल चुना। यह सभी व्यक्तियों और समुदाय को किसी भी धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और चौथा है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकता है। तो दोस्तों ऑप्शन जो आपके बी, सी और डी है ये तीनों ही हमारे संविधान में दिए गए हैं, परंतु जो ए है कि ये राज्यों को धर्म के मामलों में कोई कानून बनाने से रोकता है, तो ये हमारा संविधान के बारे में गलत कथन दिया गया है, ये सत्य नहीं है। यह राज्य को धर्म के मामलों में कोई कानून बनाने से रोकता है, ये भारत के संविधान के बारे में ये कथन सत्य नहीं है। 17वीं लोकसभा की राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार को कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? 40। 17वीं लोकसभा की राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार को 40 सीटें आवंटित की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय केंद्र और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न राजनीतिक दलों के सचेतकों के बीच उपयुक्त संबंध स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन करता है, जो विधायिकाओं के व्यवहारिक कामकाज से संबंधित है? दोस्तों हमें मंत्रालय दिए गए हैं, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो दोस्तों आंसर है इसका
संसदीय कार्य मंत्रालय। संसदीय कार्य मंत्रालय केंद्र और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न राजनीतिक दलों के सचेतकों के बीच उपयुक्त संबंध स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन करता है, जो विधायिकाओं के व्यवहारिक कामकाज से संबंधित है। 464 प्रश्न दोस्तों में दिया गया है आगे। भारत के संविधान के अनुसार उन राज्यों की अधिकतम संख्या क्या है जिनके लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? दोस्तों आंसर है इसका कोई सीमा नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार राज्यों की अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं है जिसके लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 द्वारा बच्चों की परिभाषा में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका नाबालिग पुत्र को। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रख रखाव और कल्याण अधिनियम 2007 द्वारा नाबालिग बेटे को बच्चों की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार बच्चों और उत्तराधिकारियों के लिए वरिष्ठ नागरिकों और माता पिता को मासिक भत्ते द्वारा रख रखाव प्रदान करना कानूनी दायित्व है। बच्चों में बेटा, बेटी, पोता, पोती, दामाद, बहू शामिल है, लेकिन इसमें नाबालिग शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी ने। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। असम समझौते के अनुसार सरकार को असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत को रक्षा, संरक्षण और प्रचार करना है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार डैश वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बिना गियर के मोटरसाइकिल चलाने के लिए लर्नर लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा, सिवाय उस व्यक्ति की लिखित सहमति के जो लर्नर लाइसेंस के इच्छुक व्यक्ति की देखभाल करता है। दोस्तों आंसर इसका 18 वर्ष। 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बिना गियर के मोटरसाइकिल चलाने का लर्नर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, सिवाय इसके कि लर्नर लाइसेंस के इच्छुक व्यक्ति की देखभाल करने वाले व्यक्ति की लिखित सहमति हो। कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम भारत सरकार द्वारा कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए पारित किया गया था। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? दोस्तों आंसर इसका फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, तब फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान का प्रावधान करता है, जिसे कोई भी असाधारण स्थिति उत्पन्न होने पर लागू किया जा सकता है। 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? कमलनाथ। कमलनाथ। कमलनाथ 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी स्पीकर होता है जो संसद के निचले सदन की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में शिकायत दर्ज की जा सकती है यदि दावे का मूल्य इस प्रकार है। आंसर है इसका 20 लाख रुपए। 20 लाख। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार जिला उपभोक्ता विवाद निवाद फोरम में शिकायत दर्ज की जा सकती है यदि दावे का मूल्य रुपए 20 लाख तक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 404 सदस्य हैं। डैश में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दोस्तों आंसर है इसका दंड प्रक्रिया, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। आपराधिक प्रक्रिया संहिता में, दंड प्रक्रिया संहिता में कहा गया है कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
यह 1973 में अधिनियमित किया गया था। यह 1973 में अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल 1974 को यह लागू हुआ था। एक पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से डैश तक जारी रहती है 5 साल। 5 साल। अनुच्छेद 243 ई एक पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से 5 साल तक जारी रहती है। अनुच्छेद 243 के ई के अनुसार एक पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से 5 साल तक जारी रहती है। 73वें संशोधन 1992 ने संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा, जिसका शीर्षक था पंचायत, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान शामिल है और पंचायतों के कार्यों के भीतर 29 विषयों को शामिल करते हुए एक नई 11वीं अनुसूची बनाई गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम का गठन किस वर्ष हुआ था? 1964 में। वर्ष 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम का गठन किया गया था। इसका नेतृत्व सीताराम येचुरी इसके महासचिव थे और संस्थापक थे इसके ज्योति बसु, ईएमएस नमूद्रीपाद, ए.के. गोपालन। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? आंसर इसका पुडुचेरी। पुडुचेरी। पुडुचेरी और दिल्ली का राज्यों की विधान परिषद में प्रतिनिधित्व है। पुडुचेरी और दिल्ली का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है। भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यों की परिषद में सीटों का उल्लेख है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। दोस्तों आंसर इसका 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के वर्तमान 48 मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन है। दोस्तों ये 48वें बने थे परंतु 50वें बन चुके हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, धनंजय जी हम डी वाई चंद्रचूड़ भी हम कहते हैं, तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है ये 50 मुख्य न्यायाधीश हैं और ये वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और दोस्तों जो इनसे पहले थे 49वें वो थे उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित जिन्हें हम यू ललित के नाम से जानते हैं, यू ललित। और इससे पहले थे 48वें ये एन.वी. रमन। तो ये 48वें थे एन.वी. रमन, 49वें थे यू ललित, उदय उमेश ललित और 50वें हैं वर्तमान में डी.वाई. चंद्रचूड़ यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों वो न्यायमूर्ति हरिलाल जे किशुनदास कानिया थे। अगला प्रश्न है, समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या की अधिकारी गणना कहलाती है जनगणना। आंसर दोस्तों इसका जनगणना। समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या की अधिकारी गणना को जनगणना के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य में 1871 में भारतीय जनगणना ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन भारत की पहली जनगणना थी। पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। निर्वाचक नामावली को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? मतदाता सूची। मतदाता सूची को सामान्यतः मतदाता सूची के रूप में जाना जाता है। एक मतदाता सूची एक संकलन है जो उन व्यक्तियों को सूचीबद्ध करता है जो किसी विशेष क्षेत्राधिकार में विशेष चुनाव के लिए मतदान करने के हकदार हैं। 480वां प्रश्न दोस्तों दिया गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया? वर्ष 2004 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग वर्ष 2004 में एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया। पूर्ववर्ती आयोग थे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग 1978 में। अनुच्छेद 334 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम 481वें प्रश्न की तरफ। में दिया गया है दोस्तों प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? दोस्तों आंसर है इसका संबंधित राज्य के राज्यपाल को। संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास किसी राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति होती है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। राज्य की कार्यकारिणी में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल है। 482वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों हमें सही कथन बताना है। दोस्तों कथन दिए गए हैं,
राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता 30 वर्ष है, तो दोस्तों ये गलत है, 35 वर्ष होती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के प्रसाद के दौरान पद धारण करता है, तो ये भी गलत है। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद के अनुसार ही पद अपना धारण करता है, प्रसाद के दौरान अपना पद धारण करता है। और राज्यपाल अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि राज्यपाल जो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो दोस्तों ये कथन हमारा सही हो जाएगा राज्यपाल के संबंध में। राज्यपाल अनुच्छेद 152 से 162 की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 155 में दोस्तों हमें ये दिया गया है, राज्यपाल की शक्तियां राज्य के बजट और विनियोगों की स्वीकृति, विधान का अधिनियमन, वीटो शक्ति, नियुक्तियों की पुष्टि, विधायी निरीक्षण। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? 1971 में। वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उपभोक्ता अधिकार है? आंसर है इसका निवारण प्राप्त करने का अधिकार। उपभोक्ता अधिकार, निवारण का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र में किस देश के पास वीटो पावर है? दोस्तों आंसर है इसका चीन के पास। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 स्थायी सदस्यों का किसी भी वास्तविक प्रस्ताव को वीटो करने की शक्ति को संदर्भित करता है। भारत के संविधान के अनुसार गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर गिरफ्तारी के डैश घंटों की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। दोस्तों आंसर है इसका 24। आंसर है इसका 24। भारत के संविधान के अनुसार गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसमें उस स्थान से यात्रा के लिए आवश्यक समय शामिल नहीं है। मजिस्ट्रेट के न्यायालय में गिरफ्तारी के संबंध में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है? धारा 4 में। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 4 ने चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया है। भारतीय सहमति आयु अधिनियम की उत्पत्ति और अधिनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 1891 में। भारतीय सहमति आयु अधिनियम की उत्पत्ति और अधिनियमन 1891 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से लड़कियों की शादी की आयु सीमा 10 से बढ़ाकर 12 कर दी गई थी। इसलिए कम उम्र की लड़कियों का विवाह 12 में से कानून द्वारा निषिद्ध था। इसलिए कम उम्र की लड़कियों का विवाह 12 में से कानून द्वारा निषिद्ध था, 12 वर्ष से निषिद्ध था। 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन है? जो भारत में अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करता है। दोस्तों आंसर इसका लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है, जो अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह और मुख्य के रूप में कार्य करता है। भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की शाखा है। 1977 में जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बना था, जिसने मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के रूप में केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई थी? दोस्तों आंसर है इसका चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। 1977 में चंद्रशेखर जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, जिसने मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के रूप में केंद्र में एक गठबंधन सरकार बनाई। संविधान के अनुच्छेद 371 एच के तहत राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था के संबंध में उसके संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में निम्नलिखित किस राज्य में विशेष जिम्मेदारी है? दोस्तों आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश।
संविधान का अनुच्छेद 371 अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम आरएपी डॉट का विस्तारित रूप क्या है जिसका भारत के संविधान के अक्षरों में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आंसर है इसका निरस्त। आंसर है इसका निरस्त। निरस्त यानी कि रिपील्ड संक्षिप्त नाम रैप का विस्तारित रूप है, भारत के संविधान के अक्षरों में प्रयोग किया जाता है। भारतीय वन अधिनियम 1927 निम्नलिखित में से किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के बाद अधिनियमित किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका भारतीय वन अधिनियम 1878। भारतीय वन अधिनियम 1878। भारतीय वन अधिनियम 1878 को निरस्त करने के बाद भारतीय वन अधिनियम 1927 अधिनियमित किया गया था। 1878 के भारतीय वन अधिनियम ने भारतीय वनों को आरक्षित वनों पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित, संरक्षित वनों आंशिक रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित में विभाजित किया गया और गांव के जंगल सटे हुए गांवों द्वारा नियंत्रित। इस अधिनियम में और संशोधन किया गया और 1927 के भारतीय वन अधिनियम द्वारा सफल हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति है, वह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। 495 दोस्तों प्रश्न हमें दिया गया है, भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं का एक प्रमुख सुधार था। उन्हें भाषाई आधार पर व्यवस्थित किया गया था 1956 में। किसी देश की राजनीति को उसके डैश के अनुसार डिजाइन किया गया है। किसी देश की राजनीति को उसके डैश के अनुसार डिजाइन किया गया है और राजनीति में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब एक संशोधन किया जाए। संविधान। आंसर है दोस्तों इसका संविधान के अनुसार। किसी देश की राजनीति उसके संविधान के अनुसार तैयार की जाती है और राजनीति में कोई भी परिवर्तन तभी संभव है जब एक संशोधन किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया? 1950 में। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अस्तित्व में आया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया और इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी। आजादी के बाद पहले CJI HJ कानिया और वर्तमान में CJI NV रमन्ना है। 48वें दोस्तों 48वें नियम 50वें बन चुके हैं DY चंद्रचूड़। अगला प्रश्न है, डैश राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के समय पालन किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का एक समूह है आचार संहिता। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का एक कोड आचार संहिता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता के लिए आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र और राज्यों में सत्तारूढ़ दल अनुचित बढ़त हासिल करने के लिए अपने लाभ की स्थिति का दुरुपयोग न करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इस वर्ष में आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था? वर्ष 2014 में। वर्ष 2014 में तेलंगाना 2 जून 2014 को हैदराबाद की राजधानी के साथ भारत का 29वां राज्य बन गया। देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। भारतीय केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्यों के पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? 1953 में। राज्य की सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए 22 दिसंबर 1953 को भारत की केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन दोस्तों किया गया था 22 दिसंबर 1953 को। राज्य पुनर्गठन आयोग में फजल अली, KM पणिक्कर और HN कुंजरू शामिल थे। इसकी मुख्य सिफारिश से राज्यों को भाषा के आधार पर संगठित करना था और साथ ही राज्य की सीमाएं भाषाई पहलुओं को भी प्रतिबिंबित कर सकती थी। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 10 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।
2 आंसर है दोस्तों इसका 2। राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। विधान परिषद एक स्थायी निकाय है जिसे विधान सभा द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करने पर बनाया या समाप्त किया जा सकता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? मणिपुर। मणिपुर जून 1948 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला पहला राज्य था। मणिपुर के महाराजा बोधचंद सिंह ने इस आश्वासन पर भारत सरकार के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता होगी। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। एक सांसद, लोकसभा और विधायक के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। एक सांसद, लोकसभा का और विधायक के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। एमपी, राज्यसभा और एमएलसी के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। एमपी, राज्यसभा और एमएलसी के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। नगर पालिका और पंचायत का सदस्य होने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और मतदाता होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। निम्नलिखित में से कौन विशेष विवाह अधिनियम 1954 का समर्थन नहीं करता है? सख्त एंडोगैमी। विशेष विवाह अधिनियम 1954 भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसमें नागरिक विवाह के प्रावधान है। प्रयोज्यता, कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी या यहूदी भी विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह कर सकते हैं। इस अधिनियम के तहत अंतरधार्मिक विवाह किए जाते हैं और यह अधिनियम भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर लागू है और इच्छुक पति पत्नी जो दोनों भारतीय नागरिक हैं जो विदेश में रह रहे हैं उन पर भी लागू है। दोस्तों पांचों है विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक। 505 प्रश्न है, बांग्लादेश डैश से डैश तक पाकिस्तान का एक भाग था 1947 से 1971 तक। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। 1947 में भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान बना तो बांग्लादेश भी अलग होने के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। 1971 में बांग्लादेश आखिरकार पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वायत्त देश बन गया। भारत ने बांग्लादेश को एक स्वायत्त राज्य बनने में भी मदद की। 1975 में डैश की रात को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की थी। 25 जून की रात को भारत का तीसरा आपातकाल 25 जून 1975 की मध्य रात्रि में शुरू हुआ और 21 मार्च 1977 तक बढ़ा दिया गया। इस आपातकाल का मुख्य कारण आंतरिक गड़बड़ी था। भारत का पहला आपातकाल भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक था और दूसरा आपातकाल 3 से लेकर 17 दिसंबर 1971 तक था और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ये किया गया था। 1971 3 से 17 दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लगाया गया था दूसरा आपातकाल और तीसरा लगाया गया था 25 जून 1975 को। अगला प्रश्न दोस्तों, फरवरी 2020 तक लोकसभा में उत्तर प्रदेश राज्य के कितने सदस्य हैं? 80। दोस्तों आंसर है इसका 80। फरवरी 2020 तक 80 सदस्य लोकसभा में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से लोकसभा में किसका सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश का। लोकसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। भारत के संविधान में उल्लिखित लोकसभा का अधिकतम आकार 550 सदस्य है जिसमें से 530 सदस्य भारत के राज्यों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? आंसर है इसका 25। राजस्थान में 25 लोकसभा क्षेत्र है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति। तीसरा है भारत के राष्ट्रपति और दोस्तों चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति करते हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को पद धारण करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशें मांगी जाती हैं। परमादेश रिट का क्या अर्थ है? आंसर इसका हम आज्ञा देते हैं। परमादेश की एक रिट जिसका अर्थ है हम आदेश देते हैं, एक न्यायिक उपाय है और एक निचली अदालत या एक सरकारी अधिकारी को अनिवार्य या विशुद्ध रूप से मंत्री स्तरीय कर्तव्यों को सही ढंग से करने के लिए मजबूर करने के लिए एक उच्चतर अदालत द्वारा जारी किया जाता है। इस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के 108 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित पहला प्रस्ताव लाया गया था। दोस्तों आंसर इसका 1991 में वीरास्वामी रामास्वामी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ 1991 में स्वतंत्र भारत में निष्कासन की कार्रवाई शुरू की गई थी। संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी नीतियां होती हैं? 2। अनिवार्य रूप से संघवाद राजनीति के दो सेटों को समायोजित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है, एक क्षेत्रीय स्तर पर और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है और कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था भी है। इस पार्टी की सरकार ने 1978 में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी। इस पार्टी की सरकार ने 1978 में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी। दोस्तों आंसर है इसका जनता पार्टी। मंडल आयोग या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के तहत 1 जनवरी 1979 को जनता पार्टी की सरकार द्वारा भारत में स्थापित किया गया था। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1925 में। सीपीआई के आधिकारिक इतिहास के अनुसार पार्टी की स्थापना 1925 के अंत में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास 516 प्रश्न। निम्न में से किसने सबसे अधिक बार भारत का केंद्रीय बजट पेश किया है? मोरारजी देसाई ने। अब तक मोरारजी देसाई ने 10 बजट पेश किए हैं, जो कि पी चिदम्बरम के 9 और प्रणब मुखर्जी के 8 के बाद सबसे अधिक गिनती में हैं। राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? 3 बार। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आता है। 1962 के युद्ध, चीन युद्ध, 1971 के युद्ध, पाकिस्तान युद्ध और 1975 के आंतरिक अशांति इंदिरा गांधी द्वारा घोषित के दौरान भारत में इस तरह के आपातकाल की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की है? दोस्तों आंसर है इसका एन.के. सिंह ने। आयोग के 15वें अध्यक्ष एन.के. सिंह है। इसके पूर्णकालिक सदस्य अजय नारायण झा, अशोक लाहिड़ी और अनूप सिंह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है? राजस्थानी। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1999 में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भारत की 8 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है और इसका गठन 1999 में शरद पवार, टी.ए. संगमा और तारिक अनवर ने किया था। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है। अन्य अनुच्छेद राज्य, अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 11 संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करती है। हमारा राष्ट्रगान जन मन गण किस भाषा से लिया गया है?
बांग्ला भाषा से जन मन गण भारत का राष्ट्रगान है। ये मूल रूप से बंगाली में लिखा गया था। यह लिखी गई कविता के 5 श्लोकों में से पहला है और बाद में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नोटेशन पर सेट किया गया है। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2013 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारत की ग्रामीण आबादी के 2/3 और भारत की शहरी आबादी के 50% को रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। केरल और लक्षद्वीप उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कोच्चि में। केरल का उच्च न्यायालय केरल और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए सर्वोच्च न्यायालय है। यह कोच्चि में स्थित है। निम्न में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? ऑस्ट्रेलिया ने। महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश न्यूजीलैंड था और दूसरा देश ऑस्ट्रेलिया था और तीसरा फिनलैंड था। दोस्तों ऑप्शन में न्यूजीलैंड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया दिया गया है तो उसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया बनेगा क्योंकि दूसरा जो था वो ऑस्ट्रेलिया था, तीसरा फिनलैंड है और जो पहला था वो न्यूजीलैंड है महिलाओं को वोट देने के अधिकार के मामले में। अंडमान और निकोबार का न्याय क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता का उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसका पश्चिम बंगाल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार क्षेत्र है। भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को किस वर्ष में विलय किया गया था? 2016 में। 2016 तक हर साल अलग से रेल बजट पेश किया जाता था। इसके बाद 21 सितंबर 2016 को मोदी सरकार ने अलग रेल बजट की 92 साल पुरानी प्रथा को खत्म करते हुए अगले साल से रेल और आम बजट के विलय को मंजूरी दी। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय डैश पर बाध्यकारी हैं। दोस्तों ऑप्शन आपके किसी राज्य के क्षेत्र पर, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर, केवल जिला न्यायालयों पर या भारत के सभी न्यायालयों पर? दोस्तों आंसर है इसका भारत के सभी न्यायालयों पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार देश के क्षेत्र में सभी अदालतें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि यह भारत में सर्वोच्च न्यायालय है और संविधान की व्याख्या करने और राष्ट्रीय कानून के प्रश्नों को तय करने के लिए अंतिम न्यायिक अधिकार है। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के तहत देश में सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय और अपील की अंतिम अदालत है जिसके पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों आंसर इसका हरिलाल जे कानिया। सर हरिलाल जे किशुनदास कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वह 1950 से 1951 तक मुख्य न्यायाधीश रहे। भारत में लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है? आंसर है इसका चुनाव आयोग। भारत का चुनाव आयोग भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनाव आयोजित करता है। निम्न में से कौन संघीय देश नहीं है? निम्न में से कौन संघीय देश नहीं है? दोस्तों आंसर है इसका चीन। चीन एक एकीकृत बहुजातीय देश है जिसमें एकात्मक राजनीतिक व्यवस्था है। इनमें से किस राज्य में द्विसदनी विधान मंडल है? आंसर है इसका बिहार में। वर्तमान में 6 भारतीय राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में द्विसदनी विधानमंडल है। इन्हें विधान परिषद कहा जाता है, जिनमें से 1/3 हर साल 2 साल में चुने जाते हैं। जिनमें से 1/3 हर 2 साल में चुने जाते हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? ब्रजेश मिश्रा। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ब्रजेश मिश्रा को भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया था। इस वर्ष भारत के केंद्रीय बजट में पहला लिंग बजट विवरण शामिल किया गया था। वर्ष 2005 से 6 के दौरान वित्त मंत्रालय हर साल एक बजट सर्कुलर जारी करता है। हालांकि एक जेंडर बजट स्टेटमेंट, जिसे स्टेटमेंट 20 के नाम से जाना जाता है, को वर्ष 2005 से 2006 में केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है?
दोस्तों आंसर है इसका उपचुनाव। उपचुनाव आंसर है दोस्तों इसका उपचुनाव। एक उपचुनाव जिसे भारत में उपचुनाव के रूप में भी जाना जाता है, एक चुनाव है जिसका उपयोग कार्यालय में एक पद को भरने के लिए किया जाता है जो आम चुनावों के दौरान खाली हो जाता है। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री डैश है निर्मला सीतारमन। 31 मई 2019 को निर्मला सीतारमन केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त की गई थी और वह भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955 में। भारत के नागरिक के रूप में एक व्यक्ति का सम्मान भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 द्वारा शासित होता है। इस मामले से संबंधित कानून नागरिकता अधिनियम है जिसे 1955 में पारित किया गया था और 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 के नागरिकता अधिनियमों द्वारा संशोधित किया गया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका 1951 में। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 327 के अनुसार संसद द्वारा पारित किया गया था। यह कानून देश में चुनावों के संचालन से संबंधित है। यह कानून देश में चुनावों के संचालन से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार किस मामले के कारण बरकरार किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम को भारतीय संविधान के जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका के अधिकार को बनाए रखने का निर्णय लिया। पीठ का गठन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सरकार में शासकों को सीधे देशों के लोगों द्वारा चुना जाता है? लोकतांत्रिक में। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन और एक ऐसी प्रणाली है जिसमें देश की सरकार या उनके प्रतिनिधि सीधे देश के नागरिकों द्वारा ही चुने जाते हैं और ये एक शासी निकाय बनाते हैं जैसे कि संसद। रामविलास पासवान किस दल के अध्यक्ष हैं? आंसर है इसका लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास पासवान भारतीय राजनेता और सरकारी अधिकारी जो लंबे समय से राष्ट्रीय सांसद थे और बिहार राज्य पूर्वी भारत में एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के संस्थापक और लंबे समय तक नेता थे। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश को अंशतः राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश को अंशतः राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? दोस्तों आंसर है इसका पौंडीचेरी। पौंडीचेरी। पौंडीचेरी और नई दिल्ली को इन क्षेत्रों की आबादी को देखते हुए विधानसभाओं की अनुमति है। हालांकि पौंडीचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है और इसलिए इसकी अपनी विधानसभा, चुनाव और मंत्री है। 2019 लोकसभा चुनाव में चुनी गई लोकसभा डैश लोकसभा है 17वीं। आंसर है दोस्तों इसका 17वीं लोकसभा का गठन 2019 के भारतीय आम चुनावों में चुने गए सदस्यों द्वारा किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। भारत के पहले मंत्री प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, कानून मंत्री थे BR अम्बेडकर, रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, स्वास्थ्य मंत्री हैं अमृत कौर, श्रम मंत्रालय है जगजीवन राम। दोस्तों ये हमारे भारत के पहले जो मंत्री बने थे कैबिनेट के। लोकसभा का पहला उप स्पीकर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों आंसर इसका M अनंत शयनम अयंगर। M अनंता शयनम अयंगर। अनंत शयनम अयंगर लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष 30 मई 1952 से लेकर 7 मार्च 1956 तक थे। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है 547वां प्रश्न। वरीयता क्रम के अनुसार निम्न में से किसे उच्चतम औपचारिक प्रोटोकॉल प्राप्त होता है? वरीयता क्रम के अनुसार निम्न में से किससे उच्चतम औपचारिक प्रोटोकॉल प्राप्त होता है? दोस्तों आंसर इसका केंद्र के कैबिनेट मंत्री को। केंद्र के कैबिनेट मंत्री को। वरीयता क्रम वह प्रोटोकॉल सूची है
जिसमें भारत सरकार में अधिकारियों और पदाधिकारियों को उनके पद और कार्यालय के अनुसार सूचीबद्ध किया जाता है। दिए गए विकल्पों में लिए वरीयता क्रम इस प्रकार है। दिए गए जो विकल्प हैं दोस्तों, उनके लिए वरीयता क्रम इस प्रकार होगा। सबसे पहले होगा दोस्तों कैबिनेट मंत्री, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज, और उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति, और उसके बाद भारत रत्न धारक होंगे। दोस्तों, इसी अंतिम प्रश्न के साथ राज्य व्यवस्था सेक्शन के सभी 11 टॉपिक में दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों, वीडियो में दिए गया कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।